गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जो आपका टॉपिक है, तो प्रत्यावर्ती धारा वाले टॉपिक में आपको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पढ़ा रहा हूँ। पिछले टॉपिक में हमने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ाया था, पर कब, कौन सा वाला, जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध जुड़ा है, वो वाला पढ़ाया था। आज देखिए अगला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जबकि परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व L जुड़ा है। यानी हमारे पास एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसके साथ केवल एक कुंडली जुड़ी है और उस कुंडली का ओमीय प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है ना। तो माना ये कुंडली है और इस कुंडली के सिरों का संबंध हमने किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से कर रखा है, करा हुआ है यहाँ पे AC अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से कर रखा है। और माना किसी समय इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से इस कुंडली के सिरों के बीच जो प्रत्यावर्ती विभव आरोपित किया गया उसका मान है V = V0 sin ओमेगा t। ठीक है। इसमें t समय पर प्रत्यावर्ती विभव का मान कितना माना गया है? V0 क्या है? इसका शिखर मान, प्रत्यावर्ती विभव का शिखर मान। माना इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या है? L है। ठीक है। इसका कोई ओमीय प्रतिरोध नहीं है, अर्थात ओमीय प्रतिरोध नगण्य है इसका। ठीक है। अब यहां पर हम जानते हैं इसमें कि प्रत्यावर्ती धारा लगातार समय के साथ आवर्त रूप में परिवर्तित होती है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव ये समय के साथ अपने मान और दिशा में लगातार परिवर्तन करते हैं और एक निश्चित समय के बाद अपने प्रारंभिक मानों को दोहराते भी हैं। ठीक है ना। ये प्रत्यावर्ती, ये जो काला वाला वक्र है ये प्रत्यावर्ती विभव का वक्र है और जो लाल वाला वक्र है ये प्रत्यावर्ती धारा का वक्र है। आप देख रहे हैं ये प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव लगातार समय t के साथ चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना। x अक्ष में हमने ओमेगा t ले रखा है, इस ये वाला ओमेगा t ले रखा है x अक्ष पे, और प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा ले रखा हमने, तब उनके वक्र दिखा रखे। ठीक है ना। प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा के वक्र आगे। अब इसमें देखिए आगे प्रत्यावर्ती विभव आपने माना है तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम जानते हैं कि जब प्रत्यावर्ती धारा लगातार समय के साथ परिवर्तित होती है, आवर्त रूप से परिवर्तित होती है, तो उस कारण क्या होगा, इस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें परिवर्तन होगा। इस कारण से इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होगा क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल E, इसको प्रेरित विभवांतर भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका सूत्र होगा E -L di/dt, जहां di/dt क्या है? ये प्रत्यावर्ती धारा के समय के साथ परिवर्तन की दर है। L क्या है? इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व। E क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब यहां पर इसमें इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इस परिपथ में ये बंद पास हो गया, इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाइए। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय सेकंड लॉ से, किरचॉफ लॉ जो है उसका द्वितीय नियम, ये सेकंड लॉ किरचॉफ ये क्या कहता है कि किसी परिपथ के, किसी सर्किट के प्रत्येक बंद पास में, प्रत्येक सेक्शन में क्या होता है, किसी सर्किट में प्रत्येक बंद पास में विद्युत वाहक बलों और विभवांतरों का योग 0 होता है। ठीक है ना। या ये कह दीजिए इसमें कि इस बंद पास में जितने भी विभवांतर होंगे और विद्युत वाहक बल होंगे उनका योग क्या होता है? उनका बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यहां पर विभवांतर कितना है? विभवांतर है इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के द्वारा उत्पन्न किया गया विभवांतर कौन? V। और उस समय यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है? E। ठीक है ना।
तो यहां पर आ जाएगा विभवांतर V और प्रेरित विद्युतवाहक बल E, इनका योग क्या होगा? 0। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ठीक है ना, कि किसी बंद पास में उपस्थित विद्युतवाहक बलों और विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यहां पर विभवांतर भी दे रखा है आपको, V है, विद्युतवाहक बल भी दे रखा है, इनका योग 0 होगा। मान रखिए V का मान क्या आएगा? V का मान समीकरण नंबर 1 से, E का मान समीकरण नंबर 2 से रखिए। तो V = V0 sin ओमेगा t, ये V की जगह पे मान रख दिया, प्लस E का मान रखिए क्या? माइनस L di/dt। तो ये प्लस माइनस वैल्यू मिलके माइनस हो गया, मल्टीप्लाई होके प्लस, और ये माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया, माइनस L di/dt इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसको आगे सॉल्व कीजिए, इस माइनस वाले को याद आइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास आ गया L di/dt इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। ठीक हो गया। अब इसमें आगे कैसे करेंगे इसको? di/dt की वैल्यू निकालिए। di/dt इक्वल टू हो जाएगा V0/L sin ओमेगा t। ठीक हो गया। ये आपका क्या आ गया है? ये आपका आ गया di/dt की वैल्यू। अब यहां पर di इक्वल टू, ये dt कहां चले जाएगा? यहां जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा di इक्वल टू V0/L sin ओमेगा t, और ये dt यहां जाएगा इंटू dt। ठीक हो गया। तो di यानी बहुत अल्प धारा बराबर V0/L इंटू साइन ओमेगा t dt। ये आपके पास समीकरण आ गई। अब आप इस समीकरण से अब समाकलन के द्वारा आप क्या निकालेंगे? धारा का मान। दोनों तरफ समाकलन कर देंगे और समाकलन से यहां पे धारा का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, तो कीजिए, इससे समाकलन कीजिए। इसमें जब आप समाकलन करेंगे तो यहां पर एक सूत्र आएगा, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t dt। इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसमें पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। साइन px का x के सापेक्ष समाकलन कितना होता है भाई? साइन px का x के सापेक्ष समाकलन होता है माइनस cos px अपॉन p। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम? इस समीकरण नंबर 3 में दोनों तरफ समाकलन करने पे, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन di इक्वल टू, यहां भी समाकलन कीजिए। समाकलन करते समय V0/L, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये समाकलन से बाहर रहेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर रहेंगे। अब केवल समाकलन किसका होगा? साइन ओमेगा t dt। ठीक हो गया। अब कीजिए इसको, साइन ओमेगा t का t के सापेक्ष समाकलन, ये वाला सूत्र लगेगा। साइन px का x के सापेक्ष समाकलन, t क्या है इसमें? अचर, तो t के स्थान पे यहां पर अचर क्या रखा है? ओमेगा। समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? यहाँ x, यहाँ किसके सापेक्ष हो रहा है? t के सापेक्ष। तो साफ पता चल रहा है x के स्थान पे यहाँ t आ रखा है, अब t के स्थान पे यहाँ ओमेगा रखा है। तो जब साइन px का समाकलन कितना होता है? माइनस cos px बटे p। ऐसे इसका समाकलन क्या होगा? साइन ओमेगा t का, हाँ पहले इसका बताइए, इंटीग्रेशन di, इसका समाकलन क्या होता है? I। क्यों? सूत्र आपके पास इंटीग्रेशन dx का मान कितना होता है? x। यहां पर क्या छुपा होता है? 1। तो 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है? x। वैसे यहां पर 1 होगा, 1 का i के सापेक्ष समाकलन क्या हो गया? I। ठीक है। अब I बराबर ये आ गया V0/L, और इसका समाकलन कितना हो गया? साइन ओमेगा t का, इस सूत्र से माइनस cos ओमेगा t
टी अपॉन ओमेगा, ये इसका समाकलन होगा। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब देखिए इसको आगे, आई बराबर, इसको सॉल्व कीजिए आगे, V0 और ओमेगा इंटू एल, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक हो गया। और ये है आपका माइनस कॉस ओमेगा टी। एक सूत्र लिख रहा हूं आपने पढ़ा है 10th में कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो लिखिए आप यहाँ पे, तो आई इक्वल टू V0 अपॉन ओमेगा एल, ये हो गया माइनस, ये माइनस कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी को साइन के रूप में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा को साइन के रूप में क्या लिखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा या साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहां क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या रखा यहां, ओमेगा टी। ठीक हो गया। अब यहां पर एक दूसरा सूत्र लगेगा आपका, कौन सा, देखिए यहां पर माइनस साइन थीटा, इसको मान लीजिए। तो माइनस साइन थीटा का एक फॉर्मूला हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं पर माइनस साइन, ये वाला साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, और अगर कहीं पे माइनस साइन थीटा रखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। तो माइनस साइन थीटा के स्थान पे हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहां पर रखा है माइनस, ये माइनस साइन थीटा, तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा, ये वाला मान रखेंगे। ठीक है, यानी इस कोण के साथ माइनस ले लेंगे। तो रखिए इसको, ये आ जाएगा आपका I0 बराबर V0 अपॉन ओमेगा एल, और ये हो जाएगा साइन माइनस साइन थीटा को क्या लिख रहे हैं हम, साइन माइनस थीटा। तो यहां पर माइनस साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक हो गया। अब देखिए इसको आगे, यहां से आपको मिल जाएगा कि VRI में कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी है। इस समीकरण से I बराबर V0 अपॉन ओमेगा एल, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले आइए, तो ये पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला पहले लिखिए, तो साइन ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय ओमेगा टी पॉजिटिव हो गया, पाई बाय 2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहां पर इस समीकरण को देखिए जरा, यह समीकरण प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण की जैसी है। आई, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी या थीटा, जो भी मानिए आप। ठीक है, तो आई के स्थान पे आई आ रखा है, I0 के स्थान पे ये आ गया। ठीक है, I0 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहां पर V0 भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, L भी क्या है, कांस्टेंट। तो यानी V0 अपॉन ओमेगा ये I0 के स्थान पर रखा है। हम इसको I0 मान सकते हैं, साइन के स्थान पे साइन, थीटा के स्थान पे ये आ गया। ठीक है, तो ये भी एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। ठीक है ना। तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना I, ये जो V0 अपॉन ओमेगा है, इसको ये जो आपका रखा है इसमें V0 अपॉन ओमेगा एल, इसको हम क्या लिखेंगे, I0 लिखेंगे। ठीक है ना। इसको
ये जो आपका आ रहा है ये वाला V0 अपॉन ओमेगा, इसको क्या लिख दिया I0। इससे क्या आ जाएगा आपका V0 अपॉन I0 इक्वल टू ओमेगा N। आ गया? ठीक है, इसको ध्यान रख, इसको समीकरण नंबर 4 लिख दीजिए। तब जो है, बल्कि इसको लिखिए समीकरण नंबर 4, इसको समीकरण नंबर 4 लिखिए, इसको 5 लिख दीजिए। तब समीकरण 4 से, यह है समीकरण नंबर 4। इस समीकरण 4 से हमारे पास समीकरण क्या आ गई बताइए? ये समीकरण नंबर 4 क्या आ जाएगा? ये था I0, I बराबर ये था, तो ये हो जाएगा I बराबर V0 अपॉन ओमेगा को क्या लिख रहे हैं हम I0, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे I0। ठीक हो गया ना? अब बाकी वही आ जाएगा साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। ये देखिए I इक्वल टू, ये हमने क्या रखा है इसको I0 रखा साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, वैसे नोट कर दिया। अब यहां पर यह आ गया आपका समीकरण नंबर 6। यह प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आ गया भाई। प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण आपने क्या माना था? V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, जिसको आप समीकरण नंबर 1 मान चुके थे ये, और ये समीकरण नंबर 6 आपका प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आ गया। साफ पता चल रहा है इससे कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव में कौन अग्रगामी है, इस कोण से पता चलेगा। ये कोण है बड़ा, ये कोण बड़ा है, ये कोण है ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी में 90 अंश कम है। पाई बाई 2 रेडियन का मतलब होता है 90 अंश, यानी प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभव से 90 अंश पश्चगामी है। ठीक है ना? आप कलांतर निकालेंगे यहां पे, तो कलांतर देखिए, कलांतर कैसे निकलेगा? कलांतर को दर्शाते फाई से, तो जो ये v का जो ये कोणांक है, इसे v की कला क्या है यहाँ पे ओमेगा टी, और I की कला क्या है यहाँ पे ये जो कोण आते हैं ये कोण कहलाते हैं कला। ठीक है ना? तो इन कोणों का जो डिफरेंस होगा वो होगा कलांतर। ठीक है, फेज डिफरेंस। तो ओमेगा टी में से इसको घटाइए, ये ओमेगा टी माइनस ये दूसरा वाला v की कला ऋण I की कला। बड़े कोण में से छोटा कोण, बड़ी कला में से छोटी कला घटा देना। ये ज्यादा कोण है, ये कम कोण है, इसमें से घटाइए, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? पाई बाई 2। ठीक है, अर्थात v और I के बीच का कलांतर कितना है? 90 अंश, पाई बाई 2 रेडियन या 90 अंश। और कौन अग्रगामी है? v अग्रगामी है। जिसका कोण बड़ा होगा वो अग्रगामी होगा, जिसका कोण छोटा वो पश्चगामी। ठीक है ना? तो यहां पर आपको मैं चित्र में दिखा रहा हूं इसका कला समंजक आरेख बना के। ये हमारा x अक्ष, ये क्या हमारा निर्देश अक्ष। हम सबसे पहले x अक्ष बना लेते हैं इसमें, और ये निर्देश अक्ष है। अब इससे पहले v वाली अक्ष खींचेंगे, तो v के लिए कला कितनी है? ओमेगा टी। तो यहां पर x अक्ष से ओमेगा टी कोण पर किसी कोण पर एक रेखा खींच दी, और इस कोण को क्या मान दिया? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी कोण पर जो ये रेखा आई, या ये जो यहां पर रे आई, ये क्या है? ये V0 को शो करेगी। ये किसको शो करेगी? दिशा V0 को। ठीक है, और I कैसे बनाएंगे? तो हमें पता है कि I के लिए कोणांक क्या है? ओमेगा टी से 90 अंश कम। तो यानी ओमेगा टी वाली दिशा यही तो है, तो ओमेगा टी वाली दिशा में 90 अंश का कोण खींच दो। ठीक है ना? या ये कहिए V और I के बीच का कोण कितना है? V और I के बीच कलांतर पाई बाई 2। तो V की दिशा से पाई बाई 2 अंश का कोण, पाई बाई 2 रेडियन का कोण खींच दीजिए। पाई बाई 2 रेडियन का मतलब होता है 90 अंश। ठीक है, पाई बाई 2 रेडियन का मतलब होता है 90 अंश। तो इस V वाली दिशा से आप 90 अंश का कोण खींच देंगे, तो ये 90 अंश का कोण आ गया आपका। तो V की दिशा से 90 अंश का कोण नीचे की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ मत खींचना। क्यों? क्योंकि I पश्चगामी है। पश्चगामी के लिए पीछे की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ।
अगर आई अग्रगामी होता तो ये इधर की तरफ जाता, ठीक है ना। तो क्योंकि आई पीछे चल रहा है इसलिए वी से पीछे की तरफ करना है, ठीक हो गया ना, नीचे की तरफ। ये तो वी और आई के बीच का कोण कितना हो गया, पाई बाय 2 रेडियन या 90 अंश, ठीक है। या इस कोण को बना दीजिए, ये कोण कितना आएगा भाई, ये वाला कोण नीचे की तरफ आएगा ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है, नीचे की तरफ लेकर। अब एक चीज देखिए, ये फेजर डायग्राम हो गया। इसका एक मतलब और भी है यहां पे कि इसका वक्र हम बना रहे हैं, तो वक्र में ये जो ब्लैक रंग का वक्र है प्रत्यावर्ती विभव को शो करता है, ये रेड कलर का जो वक्र है ये प्रत्यावर्ती धारा को शो करता है, ठीक है। एक्स अक्ष पे हमने किसको ले रखा है, ओमेगा टी को, ठीक है, और वाई अक्ष पे हमने किसको ले रखा है, वी और आई को, ठीक है। यानी यहाँ पर वी वाला वक्र भी आ रहा है, आई वाला वक्र भी आ रहा है। अब देखिए इसमें, क्योंकि यहां पर वी आगे चल रहा है और आई पीछे चल रहा है, 90 अंश का कलांतर है इसमें, 90 डिग्री का या पाई बाय 2 रेडियन का। इसका अर्थ है कि वी अग्रगामी है, आई पश्चगामी है। जब v का मान उच्चतम है तो उस समय i क्या है, 0 है। पहले अग्रगामी कौन हुआ, हाँ अग्रगामी कौन हुआ पहले, देखिए इसमें v पहले अग्रगामी हो रहा है, i तब जाके अग्रगामी हो रहा है। v पहले 0 हो रहा है, i तब जाके 0 हो रहा है। देखो v पहले 0 हुआ, आई तब जाके 0 हुआ, वी पहले अग्रगामी हुआ, आई तब जाके अग्रगामी, ठीक है ना। और इसी प्रकार से यहां पर जब v का मान उच्चतम होगा, जब v अपने अधिकतम मान में पहुंच रहा है तो आई क्या समय 0 पे है। फिर जब v 0 पर है, आई क्या उस टाइम, उस समय आई अपने अधिकतम मान पे है। फिर जब यहां पर जब v विपरीत दिशा में यानी ऋण दिशा में क्या v का मान अधिकतम है, ये क्या है -v0, तो उस समय i क्या है, i मानी ये वाला वक्र लाल रंग का रेड कलर का वक्र, ये i क्या है समय 0 है। फिर जब v क्या है 0 हो गया तो उस समय i क्या हो गया, विपरीत दिशा में अधिकतम हो गया। एक बार धन दिशा में अधिकतम, एक बार ऋण दिशा में अधिकतम। तो इससे अर्थ ये निकल रहा है, मीनिंग है इसका कि जब v का मान अधिकतम होगा उस समय धारा का मान 0 होगा, जब v का मान 0 होगा तब i का मान अधिकतम होगा। और v पहले अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रहा है, इसलिए v क्या है इसमें अग्रगामी है। v का कोणांक बड़ा है, i का कोणांक क्या है छोटा है। इससे पता चल रहा है कि v i से 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन अग्रगामी है, ठीक है। इन कोणों से चलता पता, जिसका कोण बड़ा होगा वो अग्रगामी, ठीक हो गया ना, इसका कोण छोटा ये पश्चगामी। तो v i से पाई बाय 2 डिग्री क्या होता है अग्रगामी होता, पाई बाय 2 रेडियन अग्रगामी होता है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली जुड़ी हो या स्वप्रेरकत्व जुड़ा हो। और ये स्वप्रेरकत्व कैसा होना चाहिए, ऐसी कुंडली होनी चाहिए जिसका ओमीय प्रतिरोध नगण्य हो। ओमीय प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, इसमें R का मान 0 होना चाहिए, तब जाके ये होगा। और V क्या होगा इसमें I से अग्रगामी। आगे देखिए इसमें एक वक्र और आ रहा है, यहां पर प्रतिबाधा निकाल रहा हूं मैं, तो क्योंकि ये केवल कुंडली वाला परिपथ है, इस प्रकार का था ये कुंडली वाला परिपथ है, तो कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में क्या क्या आता है, क्योंकि इस कुंडली के अंदर प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तन से इस कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है, यह प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा यह स्वयं उत्पन्न होता है। तो यहाँ ये किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन के कारण। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। इसका सीधा अर्थ है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ये
प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न कर रहा है, अर्थात ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, या ये कह दो इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व ये क्या करता है, ये एक प्रकार के प्रतिरोध जैसा व्यवहार करता है, ये धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। ठीक है, क्योंकि इस कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, ये धारा परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि कुंडली वाले परिपथ धारा परिवर्तन का या प्रत्यावर्ती धारा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो कुंडली वाले परिपथों का क्या होता है, स्वप्रेरकत्व होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, और इस अवरोध को हम क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। इसे हम क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात, जिसे हम किससे शो करते हैं, एक्स एल से। तो प्रतिघात का सूत्र क्या होगा, प्रतिघात माने एक प्रकार का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का सिंपल फॉर्मूला क्या है, V अपॉन I। ठीक है, या तो ये लिख दीजिए, या तो V0 अपॉन I0, प्रत्यावर्ती धारा का उच्च मान तो बटे प्रत्यावर्ती विभव का उच्च मान बटे प्रत्यावर्ती धारा का उच्च मान, ये क्या हो जाएगा, प्रेरण प्रतिघात। ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध जैसा है, जो कि कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, XL बराबर ये आ गया, और V0 अपॉन I0 का मान क्या रखा है यहाँ पे, समीकरण नंबर 6 में ओमेगा L। तो सीधा सीधा आ गया कि XL बराबर ओमेगा L आ गया ना, तो XL बराबर ओमेगा L। तो यहां से आपका फॉर्मूला बन गया XL बराबर ओमेगा L, जहां ओमेगा कोणीय वेग है, उस कुंडली का कोणीय वेग जो कुंडली प्रत्यावर्ती जो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जा रही थी। ठीक है, L क्या है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, और XL क्या है, ये इस परिपथ का प्रेरण प्रतिघात, इसको प्रतिबाधा भी कह सकते हैं, इसको हम यहां पर प्रतिबाधा मतलब कुल प्रतिरोध, कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये इस टाइम प्रेरण प्रतिघात यहां पर प्रतिबाधा भी कहलाएगा, प्रतिबाधा। और इसको हम कभी कभी Z भी लिख सकते हैं, Z माने कुल प्रतिरोध, क्योंकि यहां पर R भी नहीं है सर्किट में, C भी नहीं है, C माने संधारित्र भी नहीं है, तो टोटल प्रतिरोध किसके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, केवल कुंडली के द्वारा। तो कुंडली के द्वारा उत्पन्न किया गया ये जो प्रतिरोध है XL, इसको हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, और केवल क्योंकि यहाँ पर कुंडली जुड़ी है तो अतः हम इस XL को प्रतिबाधा भी कह सकते हैं, इसी को हम प्रतिबाधा भी कह देंगे। प्रतिबाधा का मीनिंग क्या होता है, कुंडली, ओमीय प्रतिरोध और संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया कुल अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है। तो क्योंकि यहाँ पर संधारित्र भी नहीं है, ओमीय प्रतिरोध भी नहीं है, तो अकेली कुंडली क्या कर रही है, सारा का सारा अवरोध उत्पन्न कर रही है। तो इसी और इसके द्वारा उत्पन्न अवरोध को हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इस समय इसको ही हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा भी कहेंगे। तो यानी यही जेड भी है, ठीक है, इसी को हम जेड भी कहेंगे इस सर्किट में। तो यहां पर एक चीज देखिए, एक्स एल बराबर ओमेगा ला है, ओमेगा माने कोणीय वेग। तो आप जानते हैं कि कोणीय वेग बराबर होता है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। एफ क्या है यहां पे, एफ क्या है, आवृत्ति। कोणीय वेग और आवृत्ति में क्या संबंध है, कोणीय वेग बराबर होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने साइकिल पूरे करती है, साइकिलों की या चक्रों की वह संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। या ये कह दो प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न हुई थी, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घुमाने से। तो वो कुंडली 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरा कर रही है, वो चक्रों की वह संख्या आवृत्ति कहलाती थी। ओमेगा बराबर 2 पाई है, तो ओमेगा के स्थान पे 2 पाई है, तो ओमेगा के स्थान पे 2 पाई एफ इंटू एल। तो ये प्रेरण प्रतिघात का एक नया सूत्र आ गया कि एक्सएल बराबर 2 पाई एफ इंटू एल। एफ क्या है, आवृत्ति, एल क्या है, स्वप्रेरकत्व। तो अगर हम एक्सएल और एफ के बीच ग्राफ खींचें, किस किस के बीच खींचें ग्राफ, एक्सएल एवं एफ के बीच ग्राफ खींचे, तो यहां पर क्या आ रहा है,
इनके बीच देखिए एफ बढ़ेगा एक्सएल भी बढ़ेगा। एक्सएल एफ के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अरे ये एफ बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्स एफ घटेगा तो एक्सएल घटेगा। एफ की घात भी 1 है, एक्सएल की घात भी क्या है 1। इसे हम कहेंगे कि एक्सएल एफ के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है ना। अब अगर इनके बीच हम वक्र खींचे एफ और एक्सएल के बीच, तो वो वक्र एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ये है, ये वक्र क्या प्रकट कर रहा है कि एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। ये इस सरल रेखा जो आ रही है, तो यदि हम एक्स अक्ष पे क्या लें, एक्स अक्ष पे आवृत्ति लें, आवृत्ति मतलब एफ, और वाई अक्ष पे क्या ले लें एक्स एल, ठीक हो गया। तो और एफ के विभिन्न मान रखें, एक्सएल के भी विभिन्न मान आएंगे, और इन मानों को यहां दर्शाएं तो हमें एक मूल बिंदु से जाती हुई रेखा प्राप्त होती है। ये रेखा क्या प्रकट कर रही है, ये एक्सएल और एफ के बीच के संबंध को प्रकट कर रही है कि एक्सएल एफ के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक हो गया। प्रेरण प्रतिघात आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आज आपने देखा केवल प्रत्यावर्ती धारा का ऐसा परिपथ जिसमें केवल कुंडली जुड़ी है, जिसका केवल प्रेरकत्व है, ओमीय प्रतिरोध नहीं है। तो केवल प्रेरकत्व वाली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V I से अग्रगामी होता है, जिसका कला संबंधक आरेख है I की दिशा पीछे की ओर, V की दिशा आगे की ओर। ये V0 ये I0। इसमें की जाओ देखिए, अगर हम इसको ऐसा खींचते हैं तो ये V की दिशा को प्रकट करेगा और ये V0, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष, और ये I की दिशा को प्रकट करेगा, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया। एक्स अक्ष से ओमेगा टी कोण पे क्या आया V0, और V0 से 90 अंश के कोण पे नीचे की तरफ ये क्या आया I0। तो V0 I0 से या VI से क्या है 90 डिग्री अग्रगामी है, केवल कुंडली वाले परिपथों में। थैंक यू।